हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT। उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 8 ऑफ जियोग्राफी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इससे पहले हम सब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम सब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी गुड्स को, सर्विस को, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेडिंग कहेंगे। इससे पहले ना बार्टर सिस्टम चलता था। गुड्स के बदले क्या होता था कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे आपके पास सेब है और किसी के पास चावल है, तो वो ना एक दूसरे को चेंज करता था। या फिर किसी को अगर जूते का जरूरत होता था, उसके पास अगर कोई अनाज होता था, तो वो अनाज के बदले जूते का ये चीज़ करता था। पर ये चीज़ सही नहीं था। ठीक है, बार्टर सिस्टम। तो इसको चेंज किया गया और इसके बदले क्या किया गया? मनी को लाया गया बार्टर सिस्टम के बदले। ठीक है, क्योंकि इतना हर चीज़ को सही तरीके से उसमें ना अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, तो इसीलिए ना बार्टर सिस्टम को हटा के मनी को लाया गया। मनी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल का हिस्ट्री क्या है? ये ना बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है। ऐसा नहीं था कि राजा महाराजा जब थे ना तो उस टाइम में नहीं चलता था, उस टाइम में भी चलता था। उस टाइम क्या किया जाता था? फूड, क्लॉथ के बदले ज्वेलरीज और फिर सोने का और सिल्वर का कॉइन सब दिया जाता था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, सिल्क रूट जो था वो एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। ठीक है, जो 6000 किलोमीटर का था। और यहाँ पे क्या होता था? चाइना से ट्रेड होता था सिल्क का, चाइनीज सिल्क का, रोमन वूल का और प्रीशियस मेटल का। इस चीज़ को ना सेंट्रल इंडिया से और फिर इंडिया पर से और सेंट्रल एशिया में होता था। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जैसे रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो ये क्या किया गया? 12 और 13 सेंचुरी में ना डेवलपमेंट हुआ ओशियन गोइंग वॉरशिप ट्रेड का, जो यूरोप और एशिया में ग्रीव होने लगा और अमेरिका उसको डिस्कवर किया। अमेरिका उससे ना डिस्कवर हुआ, 15th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो क्या करने लगे? ट्रेड के लिए ना जो स्लेव बनाने लगे। ठीक है, पुर्तगीज हुआ, डच, स्पेनिश और ब्रिटिश क्या करने लगे? कैप्चर करने लगे नेटिव अफ्रीकन कंट्रीज को और वहाँ पे क्या करने लगे? स्लेव बनाने लगे। ठीक है, अमेरिका भी एक टाइम में लेबर बना था, उसका भी प्लांटेशन हुआ था। ठीक है, प्लांटेशन वहाँ पे करवाया जाता था। ठीक है, स्लेव ट्रेड वॉज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस फॉर मोर देन 200 ईयर्स टिल इट वॉज एबोलाइज्ड इन डेनमार्क। तो इसको ये ना चलता रहता था स्लेव का, जैसे कि जो दासी का जो होता था ना वो बेचा जाने लगता था। पहले दासी का ट्रेड होता था, तो इसको सबसे पहले डेनमार्क में एबोलाइज किया गया, फिर ग्रेट ब्रिटेन में, फिर यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, मतलब कि पहले क्या होता था? सामान तो बेचा जाता नहीं था, आदमी को भी बेचा जाता था दास और दासी के रूप में। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रेवोल्यूशन आया जिससे ग्रेन मीट सबको लेके बेचा जाने लगा था। फिर इंडस्ट्रियलाइज नेशन हुआ जिसमें इंपोर्ट किया जाने लगा रॉ मटेरियल को। फिर 19th सेंचुरी में प्रोड्यूस किया जाने लगा प्राइमरी गुड को और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल नेशन को लेके कस्टमर बनाया गया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ना कंट्री ट्रेड में स्टार्ट हुए। सभी कंट्री क्या करने लगे? फिर एक दूसरे से ट्रेड करने लगे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद। ठीक है, वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्टिंग क्यों करता है? इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हर एक इकोनॉमी होता है ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ना इंडिया के पास है। ठीक है, हर एक चीज़ का जो जरूरत होता है इंडिया में वो सब कुछ इंडिया में अवेलेबल हो सके। तो ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में जहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ना उसको चीज़ को मंगवाया जाता है। आपको ज़रूरत सब चीज़ का है पर आपके पास अवेलेबल हर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को मंगवाना पड़ता है। तो वही चीज़ हुआ, इसीलिए ट्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि अपना पॉलिसी बनाने के लिए और वर्ल्ड में सब चीज़ से मिलने के लिए और फिर अपने अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को लेने के लिए इस सब चीज़ का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, अब देखो बेसिक क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का? डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्स। अगर आपके पास नेशनल रिसोर्स नहीं है तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ेगा। कि अगर आपके देश में वो चीज़ का क्लाइमेट नहीं है, वो चीज़ का जियोलॉजी नहीं है, पर आपको उस सामान का ज़रूरत है तो आपको दूसरे देश से मंगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें मिनरल सबको लेके होता है कि जहाँ पे माउंटेन होते हैं कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि लिथियम का कहीं पे भंडार होगा, इंडिया में नहीं है। तो कोल का जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो अब कहाँ से कोई सामान यहाँ से लेके कोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है अमेरिका में, लिथियम वहाँ से मंगाया जा सकता है। तो वैसे वैसे होता है। मिनरल रिसोर्स जहाँ पे रिच होगा वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रियल चीज़ का और वहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा। क्लाइमेट अगर सही होगा तो वहाँ से भी वो चीज़ को हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन फैक्टर, पॉपुलेशन भी एक तरीके का फैक्टर होता है। ठीक है,
अगर कल्चरल फैक्टर है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि कल्चरल फैक्टर क्या होता है, जैसे चाइना में ना फाइनेस्ट प्रोक्लियंस और ब्रॉडकास्ट मिलता है, ठीक है। कारपेट जो है ईरान का बहुत फेमस है, तो ये अगर चाहिए किसी को, अब देखो कल्चरल फैक्टर है, कल्चर से रिलेटेड है, वो सबको आता है, उस चीज़ का हुनर है, और हम सबको नहीं आता, बट हम सबको वो चीज़ अच्छा लग रहा है, तो कैसे मंगवाएंगे, तो उसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर डेंसिटी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ पे इस इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है, इंटरनल एग्रीकल्चर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निर्भर होते हैं, तो क्या किया जाता है, आदमी सबको भी ना एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ताकि ना वो सब क्या कर सके, कॉस्टली चीज़ को खरीद, वो सब क्या कर सके, चीपली चीज़ को खरीद सके, ठीक है। आदमी भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी से क्या होता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, क्योंकि अगर सामान का आदान प्रदान होगा, आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अगर आपके पास उस चीज़ का अवेलेबिलिटी है जिसका वर्ल्ड को अभी डिमांड है, अगर आप वो चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट भी इस चीज़ को लेके बढ़ेगा, जेम्स ज्वेलरीज को लेके, और रेलवे, क्योंकि ये अकेले ऐसे तो जा नहीं सकता, रेलवे, रोडवेज, ओशियन, ये सब चीज़ का आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, अगर जिस वॉल्यूम में आप कोई सामान ले रहे हो, खरीद रहे हो किसी देश से, अगर यूएसए से ना 70 रुपए का सोचो कुछ सामान ले रहे हो, ठीक है, और इंडिया से भी 70 रुपए का यूएस में सामान जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। इसमें ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है जिससे ना एक्सपोर्टेड जो कंट्री को किया जाता है वो ना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ना ही नेगेटिव होता है और अनफेवरेबल भी नहीं होता है, तो इस हिसाब से उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव और फेवरेबल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, जिससे ना दोनों इकोनॉमी को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड किस किस हिसाब से हो सकता है, बायलैटरल ट्रेड हो सकता है, जिसमें दो कंट्री अगर एक दूसरे से समझौता कर ले कि हम दोनों को एक दूसरे से के साथ ट्रेड करना है, तो बायलैटरल ट्रेड हो गया। मल्टीलेटरल ट्रेड हो गया, इसमें क्या होगा कि ना मैनी ट्रेडिंग कंट्रीज होगा, एक ही दो कंट्री नहीं होगा, बहुत सारा कंट्री से मिलकर अगर ट्रेड किया जाता है, तो मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाएगा। केस फॉर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स को लिबरलाइज किया जाता है और वहाँ पे फ्री ट्रेड होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था, ठीक है। और फिर ना इम्पोजिंग कंडीशन विथ अनफेवरेबल एंड नॉट गिविंग इक्वल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग नॉट, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पर ना ये बोला गया था कि ना इकोनॉमी का जो डेवलपिंग कंट्री है उसको ना उस हिसाब से उनको फायदा नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता था, डंप कर दिया जाता था गुड को, क्या मतलब कि जो भी देश ना अब जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो जो देश सब क्या करते थे, यहाँ पे डंप कर देते थे गुड को, तो ये चीज़ गलत था। फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ना गेट्स के द्वारा ही बना है 1994 में, और इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है कि आपको किस हिसाब से, और इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्टली जो है 1 जनवरी 1995 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसका काम ये होता है कि ये क्रिटिसाइज करता है किसी भी इकोनॉमी को, उसको बताता है कि आपको किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो बताता है नियम कानून की एक हिसाब से एक देश से दूसरे देश में ट्रेड होना चाहिए। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिटवीन कंट्रीज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंटरिटीज इन ट्रेडिंग आइटम्स टू कर्ब रिस्ट्रिक्शन टू ट्रेड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, तो ना इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड से, ठीक है, ताकि ना उस चीज़ को इंटर रीजनल ट्रेड किया जा सके। अगर आपके देश में कुछ चीज़ को ज़्यादा करके अगर पैसे में बेचा जा रहा है जो आपके देश को खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स लगा सकते हो। कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से अब देखो कंसर्न क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि ना देखो म्यूचुअली बेनिफिट अगर दोनों रीजन को हो, दोनों देश को हो, तो ये बहुत अच्छा है, अगर कल्चर का आदान प्रदान हो, सब कुछ हो, सही है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक देश को जो डिपेंडेंस हो जाते हैं एक देश दूसरे देश को लेके, ठीक है, जो ना डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो ना बहुत तरीके से उनको ना डेवलप कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि किसी के पास मरीन रिसोर्स ज़्यादा है तो वो ना इस हिसाब से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो एक तरीके का कंसर्न है रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है और उसका जो डेवलपमेंट जो होता है किसी डेवलपिंग कंट्री का वो बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। और इससे ना बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्वायरमेंट भी सही नहीं हो पाता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को अभी इन्वायरमेंट को लेकर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। डेवलप कंट्री अब डेवलप हो चुके हैं, वो सब बहुत चीज़ों का दोहन कर चुके हैं, बट डेवलपिंग कंट्री को अभी इस चीज़ में ज़रूरत है और उनको रोका जाता है
रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड में बाधा बन जाता है, ठीक है। गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे क्या हो सकता है, पोर्ट्स हो सकता है। इंटरनेशनल हार्बर और पोर्ट बनाया जाता है जिससे ना चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह फैसिलिटेट किया जाता है, तो पोर्ट्स क्या हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवेज हो सकता है। कितने टाइप के पोर्ट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स हो सकते हैं जो स्पेशलाइज हो सकते हैं बहुत सारे बल्क सामान को लेके, चाहे वो ग्रेन हो, शुगर हो, और वो ऑयल हो, केमिकल मटेरियल हो, ठीक है। कॉमर्शियल पोर्ट्स हो सकते हैं जो कार्गो पैक जो प्रोडक्ट को लेके हो। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स हो सकते हैं जो लार्ज वॉल्यूम को लेके हो, लार्ज वॉल्यूम जनरल कार्गो को लेके हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बेसिस ऑन लोकेशन। इनलैंड पोर्ट्स हो सकते हैं जो क्या कहता है, क्या होगा, लोकेटेड होगा सी कोस्ट के अंदर, ठीक है, और ये लिंक करेंगे सी थ्रू अ रिवर और कनाल, तो इसको क्या हो जाएगा, ये इनलैंड एक तरीके का हो जाएगा। आउट पोर्ट्स हो सकते हैं जो डीप वाटर में बिल्ड होंगे और एक्चुअल पोर्ट को पेरेंट पोर्ट्स और रिसीविंग शिप के पास में पहुंचाएंगे, ठीक है, लार्ज साइज वाले शिप के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बेसिक ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ऑयल पोर्ट्स हो सकते हैं स्पेशलाइज फंक्शन को लेके, जैसे कि ऑयल के लिए अलग से स्पेशलाइज तरीके से बना सकते हैं आप, पोर्ट्स ऑफ कॉल बना सकते हैं, पैकेट स्टेशन बना सकते हैं, इंटरपोर्ट पोर्ट्स बना सकते हैं, नेवल पोर्ट्स बना सकते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का पोर्ट्स आप बना सकते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सब यही देखें कि ग्लोबलाइजेशन कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड से कैसे बेनिफिट होता है, कैसे नुकसान होता है, ठीक है, और इसको किस किस हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है, WTO कैसे बना, इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।